है मॉड्यूल नंबर 2 की मिसलेनियस का दूसरा मॉड्यूल है। ठीक है, चलिए तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेडेड मुर्रा बफेलो का। ठीक है, ये ग्रेडेड मुर्रा बफेलो के ऊपर क्वेश्चन आया था 2016-17 का, जब एकदम से पैटर्न चेंज हुआ था उस टाइम पे ये इसका फ्लोर स्पेस पूछा था, ये वाला 50 स्क्वायर फीट इसका आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे मुर्रा बफेलो की गाइडलाइन है नबार्ड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, मुर्रा बहुत ही फेमस बफेलो है इंडिया की। तो सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ बैच प्रेफर किए जाएंगे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में अकॉर्डिंग टू नबार्ड्स, वो होंगे 5। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एनिमल पर बैच प्रेफर किए जाएंगे। नबार्ड ये मानती है कि एक बैच में अगर 5 मुर्रा ग्रेडेड एनिमल है तो वो जो फार्म होगा वो एक सफिशिएंट होगा, वहां पे एक आप वाइबल लोन कर सकते हो। ठीक है, वाइबल लोन कर सकते हो। और एवरेज इसकी मिल्क यील्ड मानी गई है नबार्ड ने इकोनॉमिकली, वो मानी है 10 लीटर पर डे है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 10 लीटर माना। ठीक है, इससे हाफ से थोड़ा कम है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा है पर स्क्वायर फीट में, जितना भी इसका शेड का निर्माण करेंगे, जो भी इसका शेड फॉर्म बनाएंगे, वो आएगा 120 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक है, ये ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं है, अगर याद रखो तो भी अच्छी बात है। प्रीमियम है वही 5% है। ठीक है, और बाकी इसमें जो इसका बैग होगा, जो इसका फीड कंसंट्रेशन वाला, उसमें क्वांटिटी कितनी रहेगी, एक बैग में 50 केजी होता है। नॉर्मली भी अगर आप विलेज वगैरह में देखोगे तो 50 केजी की खल बिनोला जो भी होता है वो 50 केजी का ही उसका एक बैग का वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताई है वाटर की पर एनिमल पर ईयर, वो 150 रहेगी। ठीक है, ये ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फ्लोर स्पेस, एवरेज मिल्क यील्ड, नंबर ऑफ एनिमल। ठीक है, बाकी रीपेमेंट पीरियड, लैक्टेशन डे 270 और ड्राई डे 150। मतलब लैक्टेशन डे इतना कंसीडर करेगी, इसके बाद वो ये मानेंगे कि ये लैक्टेशन होने के बाद उसे 150 ड्राई डेज उसके कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है फीडिंग शेड्यूल में लैक्टेशन डे और ड्राई डे इसमें माना गया है। इसमें ये देखिए कंसंट्रेट जो फीड है उसमें माना है क्वांटिटी 5 केजी देना है लैक्टेशन में, यहाँ पे ड्राई में 2 देंगे। ग्रीन फडर 25, नॉर्मल देखिएगा कोई भी एनिमल है उसे 25 केजी ही हम लैक्टेशन में ग्रीन फडर देने 20 से 25 देंगे, है ना। नॉर्मली कहाँ पे भी देखोगे आप, ड्राई में देंगे 20, ड्राई फडर यहाँ पे कम देंगे, यहाँ पे ड्राई फडर हम उसे ज़्यादा देंगे, नॉर्मल वही चल रहा है। लैक्टेशन चार्ट है यहाँ पे बैच वाइज लैक्टेशन चार्ट है, पर एनिमल यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। पहले वाला जो 270 था वो इकोनॉमिकली वहाँ पे कंसीडर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर पहले साल में लैक्टेशन डेज कंसीडर किए जाएंगे 240 और उसके ड्राई डेज कंसीडर किए जाएंगे 30, उसके बाद सेकंड उसको 240 फिर किए जाएंगे, फिर 120 किए जाएंगे, फिर 210 210 210 पहले वाले बैच में। सेकंड वाले बैच में यही 90 से शुरू होगा, फिर 210 240 270 270। तो इसको ज़्यादा ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप 270 वो वाला याद रख लो, वही सफिशिएंट है, क्योंकि ये इसमें से कोई डेप्थ में इतना जाने वाला नहीं है। ठीक है, आगे आता है हमारे पास गॉट फार्मिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाले मॉड्यूल का, वो वाला तो था ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नबार्ड ने ये माना है कि 1 एकड़ अगर इरीगेटेड लैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप 25 गॉट को रख सकते हो अंडर द इंटेंसिव सिस्टम। अगर इंटेंसिव सिस्टम फॉलो करते हो, कम जगह एनिमल ज़्यादा, अगर ये वाला सिस्टम आप फॉलो करते हो तो 25 गॉट आप रख सकते हो 1 एकड़ में। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ एनिमल अगर देखें, जो डुई फीमेल जो गॉट है वो 10 सफिशिएंट रहती हैं एक बक के लिए, एक बक सफिशिएंट रहता है 10 डुईज के लिए अकॉर्डिंग टू नबार्ड। और जो आप हाउस बना रहे हो, जो उसकी हाइट है, ठीक है, जो उसकी जो रूफ होगी बिल्कुल सेंटर से लेके वो ए शेप होनी चाहिए, मतलब जो हाउस है वो आपका नॉर्मल शेड ऐसे होना चाहिए, ए शेप उसकी रूफ होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 12 से 14 फीट का होना चाहिए, 12 से 14 फीट का उसका जो रूफ है उसकी होनी चाहिए, 12 से 14 फीट। ठीक है, चलिए आगे है इसका फर्दर अरेंजमेंट। तो गॉड के लिए लोबिया बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेगुमिन्यूज फर्दर की अगर बात की जाए, बरसीम आ गई, लहसन आ गया,
अगर नॉन लेगुमिन्यूज फॉडर की बात की जाए तो उनमें अगर हम दोनों का मिला के बैलेंस डाइट बनाते हैं, लेगुमिन्यूज का और नॉन लेगुमिन्यूज का, तो दोनों का रेशो रहेगा 1:1 रेशो। मतलब इसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है 50%, मतलब लेगुमिन्यूज का और नॉन लेगुमिन्यूज का अगर दोनों का फीड तैयार किया जाएगा तो उसमें 50-50% रहेगा। ठीक है, और अगर उसके साथ साथ हम ये चीज मिलाएं, स्टाल फीडिंग करवाएं, हम स्टाल फीडिंग करवाएं। स्टाल फीडिंग क्या होता है? एक जगह पे ही फीडिंग करवाना, एक उसे पिंजरे में मतलब रख के एक जगह पे अगर आप फीडिंग करवा रहे तो वो होगी स्टाल फीडिंग। वो फैटनिंग के लिए मेजर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कितना उसे कंसनट्रेट देना है, ड्राई फडर, ग्रीन फडर, ये सब मिला के देते हैं। तो अगर स्टाल फीडिंग है और इसमें हम कंसनट्रेट, ड्राई फडर और ग्रीन फडर का रेशो ले रहे हैं तो 1:1:1। कुल मिला के ये है कि नाबार्ड के अकॉर्डिंग जो उसकी फीडिंग रहने वाली है, चाहे लेगुमिन्यूज फडर है, चाहे नॉन लेगुमिन्यूज है, चाहे कंसनट्रेट, ड्राई फडर, ग्रीन फडर ले रहे हैं, 1:1:1 रेशो रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके कंपोजिशन में चलते हैं। ठीक है, जो कंसनट्रेट फीड हमने तैयार करना है उसका कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे बाजरा, मिलेट्स, सबसे ज़्यादा रेशो रहेगा बाजरा का, वो रहेगा 40%। 40% रहेगा बाजरा। फिर रहेगा डी ओल्ड हमारा ग्राउंड नट के, GNC। ठीक है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं वहाँ बाजरा तो होता है नहीं है, क्योंकि ये तो एक एज ए जो ड्राई क्रॉप है ना, तो वहाँ पे मेज कर सकते हो, बारले ग्रेन, वीट ब्रान, ठीक है, डैमेज वीट ग्रेन कर सकते हो, तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसे आप रिप्लेस कर सकते हो। और GNC को अगर रिप्लेस करना है तो मस्टर्ड के ऑयल केक के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, जो ग्राउंडनट जो केक है ये रहेगा 25% हिस्सा। ठीक है, उसके बाद राइस ब्रान है, ये रहेगा 20%। दाल चुन्नी है, ये रहेगी 13%। ठीक है, और ये मिनरल मिक्सचर तो होता ही, और साल्ट यही एक आधा रहता होता है ये तो, और ये भी 1.5-2 रहता होता है सब में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाजरा है, बाजरे का याद रखिएगा, गॉट के लिए सबसे ज़्यादा। मिलेट्स में 40% है। ठीक है, और ये ग्राउंडनट और राइस ब्रान 20 है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दूसरी कंपोजिशन है ना, यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंपोजिशन है। यहाँ पे कंपोजिशन 1 थी, यहाँ पे कंपोजिशन 2 है। इसमें ग्राम का बोला है कि ग्राम 15%, मेज 37%, GNC 25%, वीट ग्राम यहाँ पे है, यहाँ पे 20%, मिनरल मिक्सचर 2.5 और साल्ट देव, और ये 100 पूरा। अगर ये वाला फॉलो करना है तो ये वाला फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बोला था कि ये चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो मेज को लाओ, वीट ग्राम को लाओ। ठीक है, बाजरा और ये सब अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है कि जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम होता है उसमें इंडिया की जो गॉट्स हैं ना, जैसे ब्लैक बंगाल हो गई, बंगाल गॉट हो गई, बारबरी, बीटल, जमुनापुरी, ये 4 हमारी फेमस गॉट होती हैं। तो ये बहुत सूटेबल है इसके लिए। ठीक है, ये बहुत सूटेबल है। देखिए, ब्लैक बंगाल, बारबरी, बीटल और जमुनापुरी, सबके नाम बी से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे देखा हुआ तो आपने। ठीक है, तो सबके लगभग 3 के नाम यहाँ पे बी से शुरू हो रहे हैं। तो ये सेमी इंटेंसिव सिस्टम के लिए सूटेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 12 रहती थी और इसमें 1 बढ़ी है, इसमें 13 है। रीपेमेंट पीरियड इसका वही 5 से 7 है। ठीक है, तो रीपेमेंट पीरियड देखिए, रीपेमेंट पीरियड इसका 5 से 7 है। तो ब्लैक बंगाल है, ये ईस्टर्न इंडिया में, नाम से पता चल रहा है बंगाल कहाँ है, हमारा ईस्ट इंडिया में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये ब्लैक कलर में भी आती है, ब्राउन में भी आती है, व्हीट में भी आती है, पर जो मतलब जो बहुत ज़्यादा इसका फेमस है वो ब्लैक होता है। ठीक है, हॉर्न इसके दोनों सेक्स में होते हैं, चाहे फीमेल है चाहे मेल है। बक का जो वेट है इसका 14 से 15 kg रहता है, और डुई का वेट इसे 8 से 13 रहता है। ठीक है, सबका एवरेज देखा जाए। 2 साल में 3 बार कीडिंग करती है ये, 2 साल में 3 बार कीडिंग करती है ये, और एवरेज इसकी जो कीडिंग है वो रहती है 1.6। ठीक है, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन 1.6 रहती है। ठीक है, मतलब हर ये मान के चलो कि हर ये 8 से 10 मंथ बाद इसकी कीडिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका इंश्योरेंस वाला प्रीमियम है वो 5% जो नॉर्मल रहा है। ठीक है, जो इसकी कंसेप्शन जो रेट है वो है 90%। ठीक है, जो इसकी कंसेप्शन रेट है वो 90% है। कीडिंग परसेंटेज जो है फर्स्ट ईयर में 140 हो सकती है, सेकंड ईयर में 160% हो सकती है। ठीक है, सेकंड ईयर में 160% हो सकती है। दोनों को मिला के कितनी बनेगी? 300। 2 साल में कितनी कीडिंग हुई? 3 कीडिंग हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू, ये कंफ्यूज मत हो जाना,
ये सेम ही बात है। आगे चलते हैं। आगे जो इसका बताया है वो इंटरकीडिंग पीरियड बताया है। यहाँ पे नाबार्ड के अकॉर्डिंग है, वो नाबार्ड के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो यहाँ पे डेटा हो सकता है कि लाइफ स्टॉक से वेरी करे, लेकिन आपको नाबार्ड का ही फॉलो करना है अगर नाबार्ड का पूछा है तो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे है 8 मंथ। ठीक है, मोर्टेलिटी इन किड देखें तो कितने % ऐसे किड हैं जिनकी डेथ हो जाती है, वह 15% नाबार्ड कंसीडर करता है हो जाएगी। खलिंग परसेंटेज जो कह दो कि जो एनिमल काम का नहीं रहा है, जो डिजीज़ इन्फेक्टेड है या बूढ़ा हो गया है, तो वो खलिंग की कैटेगरी, उन्हें अलग करना खलिंग कहते हैं। तो 20% उन्हें खलिंग की कैटेगरी में रखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पहले बता चुके हैं। नेट इनकम टुवर्ड रीपेमेंट परसेंटेज, कि अगर मतलब नेट इनकम देखें उसकी, ठीक है, कि रीपेमेंट पीरियड के ऊपर उसका नेट इनकम कितनी है, तो वो है 60%। और नाइट शेल्टर की अगर बात करें बग की, डुई की, ठीक है, तो वो यहाँ पे स्पेस का बताया गया है कि बग के लिए जो मेल गॉट है उसके लिए 20 स्क्वायर फीट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, डुई के लिए 10 स्क्वायर फीट यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा। और उसकी कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है कि 80 रुपये पर ये जो उसकी कॉस्ट है वो रहेगी। सप्लीमेंट्री कंसनट्रेट यहाँ पे फीड पर एनिमल 300 ग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री फीड होता है, इसके ऊपर खर्चा काफ़ी आता है। और एग्जाम में अगर फीड का पूछा जाता तो लगभग उसका सप्लीमेंट्री फीड ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये चांसेस होते हैं। फीड कंजप्शन की अगर बात करें पर डे कितना करते हैं, तो अडल्ट करता है 0.30 kg, मतलब 300 ग्राम। ठीक है, तो ये 300 ग्राम करेगा पर एनिमल। और किड जो है वो करता है 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg। ठीक है, नंबर ऑफ डे देखें, नंबर ऑफ डे ऑफ फीडिंग पर साइकिल, कि एक उसके पूरे साइकिल में नंबर ऑफ डे कितने वो फीडिंग करता है, वो होता है 120। ये इकोनॉमिकली कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये एक अज्यूम करके चलते हैं कि इतना ये है, उसकी पूरी एक कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके ऊपर लोन होती है। ठीक है, चलिए आगे आता है हमारे पास मोरिंगा कल्टीवेशन। ठीक है, मोरिंगा क्या है कि हमारा एक मिरेकल ट्री है, फर्डर ट्री है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फर्डर ट्री है। स्पेशली इसे गॉट फार्मिंग के लिए ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि गॉट के लिए ये बहुत ही मतलब कहते हैं कि वैल्यूएबल होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया में देखें नेट डेफिशिएट देखें, ठीक है, क्योंकि नेट डेफिशिएट क्या है कि इतनी कमी है। ठीक है, 35.6% ग्रीन फर्डर की इंडिया में कमी है। ठीक है, और लगभग 11% ड्राई फर्डर की कमी है, और 45 लगभग अप्रोक्सीमेशन अगर 44% कंसंट्रेट फीड की कमी है। तो यहाँ पे फर्डर में देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है। ग्रीन फर्डर में, ड्राई फर्डर में, जो ग्रीन है उसका ड्राई फर्डर हो जाएगा, और जो कंसंट्रेट है ये तो बाहर वाले फीड इंग्रेडिएंट्स हम एज ए सप्लीमेंट देंगे, तो उनकी भी कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे मोरिंगा का यहाँ पे नाबार्ड ने पूरा बताया है, ये होता है मोरिंगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्दर प्रोडक्शन करता है, बायोमास सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसे मिरेकल ट्री, ड्रमस्टिक ट्री कहते हैं। ठीक है, तो गॉड के लिए स्पेशली किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिमांड बताई गई है कि इंडिया की 2050, ठीक है, कि 2050 में जो इंडिया की ग्रीन फडर की और ड्राई फडर की जो डिमांड हो जाएगी उस टाइम पे 1012 हो जाएगी ग्रीन फडर की मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, और ये 630, इससे लगभग हाफ देखिए, इससे जो हाफ है वो हो जाएगी ड्राई फडर की। ठीक है, इतने मिलियन मेट्रिक टन। और यहाँ पे अगर आप एनिमल अगर ग्रोथ देखोगे, अगर एनुअली अगर ग्रोथ देखोगे तो फर्दर सप्लाई की ग्रोथ एनुअली होनी चाहिए 1.69%। अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री को सस्टेनेबिलिटी में रखना है, सस्टेन रखना है, ठीक है, बनाए रखना है, तो इतनी ग्रोथ हमें फर्दर सप्लाई में चाहिए ही चाहिए 2050 तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। तो लास्ट 2 डेकेड का अगर देखा जाए तो पिछले 2 दशक से हमारे पास जो फर्दर के लिए जो एरिया है वो है 8.4 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि पूरे हमारे एरिया का 4-5% से भी कम है, जो पूरे एरिया का 5% से भी कम है। ठीक है, और 2 प्रोडक्शन जो है 2% जो रिडक्शन हुआ है फर्दर के एरिया में ईच डिकेड में, हर साल इसका जो एरिया है वो कम हो रहा है। और जो इसकी स्कार्सिटी आती है, सबसे ज़्यादा कमी आती है इंडिया में, वो आती है विंटर मंथ में। विंटर कौन से मंथ में आती है? नवंबर से लेकर जनवरी में। और समर के मंथ में आती है मई से जून में।
तो ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि जब फर्दर की पूरी स्कार्सिटी आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब 12 महीने 30 दिन आप फर्दर का आप मेंटेन नहीं कर सकते लाइफ स्टॉक के लिए। तो अगर एवरेज अगर लाइफ स्टॉक की ग्रोथ देखें, वो चल रही है 4.2 पर ईयर चल रही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन है ये, ईयर टू ईयर वेरी करेगी, लेकिन यहाँ पे एवरेज बताया गया है, ठीक है। और फर्दर का देखिए एरिया कम हो रहा है, तो फर्दर के लिए जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को करना होगा। तो नाबार्ड ने पूरा ही इसको मोरिंगा का यहाँ पे दिया है। तो मोरिंगा को कहते हैं मिरेकल ट्री, ठीक है। आइडियल अगर फर्दर दिखे, आइडियल फर्दर ट्री कहते हैं रूमिनेंट्स के लिए। आइडियल फर्दर ट्री पूछे कौन सा है, तो वो है मोरिंगा। इसका साइंटिफिक नाम भी जरूर याद रखिएगा, मोरिंगा ओलाइफेरिया एल है, ठीक है। ये भी जरूर याद रखिएगा। इसे ड्रम स्टिक ट्री भी कहते हैं, इसके पॉट्स के लिए जाना जाता है ये। बायोमास प्रोडक्शन में एक तरफ सारा मोरिंगा और एक तरफ बाकी के फर्दर क्रॉप एक बराबर है, इतना आप मान के चलिए, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने मोरिंगा के बारे में पहले ना पढ़ा हो और ये लगे ये क्या है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फर्दर ट्री है, ठीक है। यहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन में देखिएगा, यहाँ पे इसका देखिएगा जो वैल्यू है, यहाँ पे मैट्रिक टन हो गया, यहाँ पे पर हेक्टेयर हो गया, पर ईयर हो गया कितना, तो यहाँ पे है 650। देखिए सबसे ज़्यादा मोरिंगा करता है। नेपियर ग्रास देखेंगे तो 350, देखिए इससे हाफ ही है, ठीक है। सीरियल्स इन रोटेशन में करके अगर आप देखोगे, सीरियल्स का अगर बायोमास प्रोडक्शन में देखोगे, अगर आप एज ए फर्दर यूज़ कर रहे हैं तो 200, ठीक है। बरसीम का करें तो ये सीरियल से भी हाफ है, सोरगम बरसीम से भी हाफ है, और काउपी इसके अप्रोक्सीमेशन है। तो इसको अगर आप यहाँ से इसको डबल डबल करते जाओगे तो ये कई टाइम ज़्यादा मोरिंगा आपको एक साइड में दिखेगा। मतलब कुल मिला के अगर आप ये देखोगे ना कि ये जो साइड है, ये एक साइड मतलब 350 और 200 550, 550 और 100 650, और ये 700 और 750, मतलब इन सभी का मिला के 750 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर हो गया, और ये अकेले का 650। इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और जो मोरिंगा है इसका अगर ये देखें कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो करेगी 8 से 9 ईयर तक। मतलब ये एक बार अगर इसे प्लांट कर दिया तो इसकी जो परफॉर्म है मोरिंगा की वो 8 से 9 साल तक करेगी। इसका इकोनॉमिक जो लाइफ होती है वो भी 7 से 8 साल के तकरीबन होती है, आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हार्वेस्टेड के, जो इसके न्यूट्रिएंट जो इसमें इंक्लूड रहते हैं, देखिए सबसे पहले तो 650 मैट्रिक टन अगर ये 1 हेक्टेयर में यील्ड दे रहा है तो वो बराबर है 130 मैट्रिक टन ड्राई मास के। मतलब जब ये ग्रीन मास को हम ड्राई करेंगे तो ये एज 1/5 रह जाएगा, 20% रह जाएगा इसका, ठीक है। तो एज ए ड्राई भी हम मोरिंगा को यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर 17.5 मैट्रिक टन प्योर प्रोटीन होता है। आप देखिए 1 हेक्टेयर से कितना हमें प्योर प्रोटीन मिल रहा है, और 7 मैट्रिक टन यहाँ पे मिल रहे हैं हमें लिपिड, और इसमें 65% देखिए यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटेबल हमें शुगर मिल रही है, फर्मेंटेबल शुगर मिल रही है यहाँ पे, ये देखिए 10 मैट्रिक टन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन 8 मैट्रिक टन स्टार्च। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब आपको स्टार्च इतनी है, ये सब ये नहीं, आप इसका टोटल याद रख लीजिए, इतना होता है। ड्राई मास में इतना है, बस ये सब चीज़ें इसमें होती है, क्योंकि सारा आप इसमें ये चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। एक बार प्लांट करने के बाद ये 8 से 9 साल तक इसकी हील्ड रहेगी। और बाकी का देखिए इसमें अगर देखिए ओवर 20% इसमें क्रूड प्रोटीन होता है इसकी लीव्स में। ये याद रख लीजिए कि मोरिंगा की जो लीव्स होती हैं उसमें 20% से ज़्यादा क्रूड प्रोटीन होता है। कंपाउंड इसमें पाया जाता है टेनाइन, जो कि 1 से लेकर 30 ग्राम यहाँ पर केजी उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हाई अमाउंट में पाए जाते हैं इसकी लीव्स में, जैसे पोटाशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो मोरिंगा की लीफ में पाए जाते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। 92% इसका जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल है सबसे ज़्यादा। अब देखिए क्योंकि जितना वो प्रोटीन एनिमल इसका कंज्यूम करेगा उसमें से कितना % डाइजेस्टेबल होता है, बहुत कम होता है। लेकिन मोरिंगा का जो प्रोटीन है, ठीक है, वो मतलब मानो कि ये 92% डाइजेस्टेबल है। और इसमें इसकी जो लीफ है उसमें 8 से 9% लिपिड्स होते हैं, ये ओमेगा 3 ये सब हो गया। तो इस सब को ओरिजिनेट और ऑर्गेनाइज कौन करता है मोरिंगा को, मतलब इसकी गाइडलाइन वगैरह कौन ज़्यादा देता है, तो वो देता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ द गॉट। क्योंकि जो गॉट वाला हमारा इंस्टीट्यूट है जो कि मथुरा यूपी में है, ये वाला जो इंस्टीट्यूट है यही इसे पूरा ऑपरेट करता है, इसकी गाइडलाइन वगैरह जारी करता है।
और ये जो इंस्टीट्यूट था ये बना था 1979 में, 79 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे इसके आते हैं पर्टिकुलर्स, कुछ इसमें कितना मेटाबॉलिज्म, इसमें एनर्जी पाई जाती है, कितना ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्टिबल परसेंटेज है। तो ये जो टेबल है ये आप सारा तो नहीं कर पाओगे, तो इसमें सिंपल है, एक याद रखिए, ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्टिबिलिटी कितने परसेंटेज है। ठीक है, जो क्रूड प्रोटीन की भी डाइजेस्टिबिलिटी है वो कितनी परसेंट है। यहाँ पे क्रूड प्रोटीन है, यहाँ पे क्रूड फाइबर है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे याद रख लीजिए बस, ये वाला और ऑर्गेनिक वाला, मेटाबॉलिक एनर्जी, 4 यहाँ पे याद रख लीजिए, कितने परसेंटेज माना ये वाली है, ये mg में पर kg है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज में वैल्यू है, तो ये इतना बहुत है इसका। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसके कुछ टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट आती हैं, कितना इसका क्लाइमेट और वो जब चलता है, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में ये रीजन में उगाया जा सकता है। ठीक है, और इसका अगर आप एवरेज टेम्परेचर देखोगे तो वो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर ये 48 डिग्री सेल्सियस पर भी टॉलरेट करेगा, इसीलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सब ट्रॉपिकल में ये 48 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सर्वाइव करेगा। और इसकी बेस्ट बात क्या है कि अगर एक बार आपने ग्रो कर दिया, बाद में 7 से 8 साल तक आपको ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, और दूसरा इसका ये हार्डी होता है, ड्राउट टॉलरेंट होता है। ठीक है, और ये मतलब ये मानिए कि ड्राउट के साथ साथ कोल्ड को भी ये टॉलरेट करेगा, क्योंकि इसकी क्या है ना कि जो लॉन्ग टैप रूट होती हैं, तो यहाँ कोल्ड को भी करेगा और ये ड्राउट को भी करेगा। ठीक है, और ये बेस्ट अगर आप सनलाइट में देखो तो ये 2000 मीटर एल्टीट्यूड पे ये बेस्ट ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, 2000 अगर आप सनलाइट की बात करोगे तो सनलाइट अगर 2000 मीटर एल्टीट्यूड है तो वो वाले वहाँ पे जो सनलाइट होगी वहाँ पे यहाँ भी ये बेस्ट करेगा। ठीक है, और मिनिमम इसे एनुअल रेनफॉल अगर रिक्वायरमेंट देखें तो वो 250 mm। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होएगा इसका 3000 mm। मतलब ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम सब कुछ ही रहेगा, तो इसमें कोई भी कमी नहीं लग रही है मोरिंगा में। ठीक है, इरिगेशन इज नीडेड फॉर द लीफ प्रोडक्शन इफ रेनफॉल लेस देन, तो लीफ प्रोडक्शन के लिए हमें इरिगेशन चाहिए होगी अगर रेनफॉल 800 mm से कम है। तो ये याद रखिएगा कि मोरिंगा में 800 mm से अगर कम है तो हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही एक अच्छी फडर ये वाली क्रॉप है हमारी। पीएच ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, इसे न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक पीएच चाहिए होती है, 6.3 से लेके ये 7.0 तक चाहिए होता है इसे। ठीक है, और ये क्या कि बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि टर्माइट जो जिस सॉइल में टर्माइट है, ठीक है, उस सॉइल से इसे मतलब आप दूर रखिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए। बाकी का ये टॉलरेट करेगा पुअर सॉइल को, चाहे कोस्टल सॉइल है, कोई भी सॉइल है उसे टॉलरेट करेगा, बस टर्माइट से इसे आपको दूर रखना है। एक दो इसकी वैरायटी हैं, PKM1, PKM2 जो कि तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्लांटिंग मटेरियल की अगर बात करें तो ये दोनों द्वारा प्रोपोगेट हो सकता है, सीड के द्वारा भी और स्टेम कटिंग के द्वारा भी, स्टेम कटिंग और सीड दोनों के द्वारा ही। ठीक है, पिछली बार कैशोनट का पूछा गया था, हो सकता है कि मोरिंगा का भी पूछ ले, क्योंकि कैशोनट भी नाबार्ड ने कवर किया था और ये वाला भी नाबार्ड ने कवर किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि सीड और स्टेम कटिंग दोनों के द्वारा इसे प्रोपोगेट किया जा सकता है। ठीक है, और प्लांट जो है इसके अगर कटिंग से आपने प्रोड्यूस कर दिया, अगर यहाँ पे स्टेम कटिंग से आपने प्रोड्यूस कर दी तो उसकी डीप रूट नहीं होंगी, जिससे क्या होगा वो ड्राउट से और विंड से सेंसिटिव होगा और वहाँ पे क्रॉप डैमेज होने का चांसेस हैं। और जो इसके मोरिंगा के सीड हैं उसकी वाइबिलिटी होती है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसकी जो वाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और उससे आप ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि अराउंड 4000 मोरिंगा सीड होते हैं 1 किलो में। अगर 1 किलो में देखें उसे 1 किलो अगर मोरिंगा सीड हैं तो उसमें 4000 सीड यहाँ पे पाई जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। ठीक है, बाकी इसकी सीड की जो शोन की मैक्सिमम डेप्थ होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर, मतलब आपने ऊपर ही रखना है। डेप्थ जरूर याद रखें कितने पे शो करना है। मोरिंगा सीड जो जर्मिनेट है वो 12 से 15 दिन बाद सीडिंग करने के बाद जर्मिनेट हो जाएगा। सीड रिक्वायरमेंट इसकी 40 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, जनरली इसे मतलब ये मानिए कि जो प्लेन लैंड है वो इसके लिए मतलब एज ए सूटेबल मानी जाती है, जिसमें वाटर लॉगिंग ना हो। ट्रॉपिकल रीजन में अगर देखें तो ट्रॉपिकल एरिया में अगर ग्रो कर रहे हो तो प्लेन लैंड पे आप ग्रो कर सकते हो, बस वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। स्पेसिंग की बात करें तो 30x30, मतलब इसकी ज़्यादा स्पेसिंग जाने वाली है नहीं है सेंटीमीटर में बात करें तो, ठीक है। अगर वीट की भी देखोगे तो वीट की भी जो स्पेसिंग है वो लगभग 22.5 × 22.5 यहाँ पे कहीं पे होती है। तो जो राइस और वीट वाली स्पेसिंग है वो भी इसी की वहीं पे रहने वाली है। कुल मिला के अगर देखोगे तो इसके अब वही आ गया कि एक जो हेक्टेयर में कितने प्लांट आएंगे, 1.11 प्लांट। मतलब वही कि अगर आप इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 30x30 करके आपने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना आएगा 0.9 मीटर, है ना, 0.9 मीटर आया। अब 10,000 को अगर यहाँ आप इसे 10 लाख को कह सकते हो, ठीक है। 10 लाख को अगर आप 0.9 से काटोगे या 0.9 से काटोगे 10,000 को, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.11 लाख, ठीक है। ये वही बात है एक हेक्टेयर में। प्लांटिंग इसका सीज़न देखें तो इसे आप जून से जुलाई में इसे मानसून सीज़न में एज ए शो कर सकते हो, बेस्ट सीज़न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर जो है मतलब ये मानिए 25 डिग्री से कम होता है, ठीक है, इसके ग्रोइंग के टाइम पे, तो जो इरिगेशन का इंटरवल है वो 30 से 40 दिन का आप कर सकते हो। वहीं पे अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री, ये यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, बाय मिस्टेक सॉरी, तो यहाँ पे ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पे जो सरफेस उसकी इरिगेशन है वो एवरी 20 डेज देना पड़ेगा। देखिए 40 डिग्री है, इसके हाफ 20 दिन के बाद यहाँ पे इरिगेशन देनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये 25 अगर टेम्परेचर से कम है तो 30 से 40 दिन के बाद यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। ये हार्डी प्लांट है, काफ़ी रेजिस्टेंस है पेस्ट एंड डिजीज़ के, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है हर तरफ से। हार्वेस्टिंग की अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग मोरिंगा में देखें तो फर्दर पर्पज़ के लिए फर्स्ट हार्वेस्टिंग 90 दिन में आप कर सकते हो आफ्टर शोइंग, मतलब 3 महीने में बाद आप उसे कर सकते हो। उसके बाद मतलब ये है कि एवरी 45 डेज, 1.5 महीने के बाद आप उसको कटिंग करना शुरू कर सकते हो। नॉर्थ इंडिया में अगर विंटर में देखें तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक कोई भी हार्वेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे लीफ की शेडिंग होती है, लीफ शेडिंग टेक प्लेस, वहाँ पे लीफ की शेडिंग होती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे नहीं होने वाली है। 6 कटिंग मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में एक अगर हार्वेस्टिंग में देखें तो 6 कटिंग यहाँ पे पॉसिबल है। वहीं पे अदर पार्ट में देखें विंटर में, मतलब अगर देखें तो विंटर को भी अगर इंक्लूड कर लें, क्योंकि ट्रॉपिकल में विंटर का इतना नहीं होता है, विंटर को भी अगर इंक्लूड कर लें तो 8 कटिंग आप ले सकते हो एक साल में। मतलब यहाँ पे 2 कटिंग कम की गई है नॉर्थ इंडिया में ड्यू टू विंटर दा करके, ठीक है। तो आगे इसका है कि वंस प्लांटेड, ये जो एक बार अगर आपने इसे प्लांट कर दिया, ठीक है, तो 8 से 10 साल, जो मैंने पहले बोला कि 8 से 10 साल तक आप इसे इसका जो ग्रीन बायोमास है वो आप हार्वेस्ट करते रहोगे, ठीक है। इकोनॉमिक जो इसकी लाइफ है वो है 8 साल। यहाँ पे 10 साल तक कर सकते हो, लेकिन नाबार्ड ने इसे 8 साल ही माना है कि 8 साल तक है। मतलब कोई लोन लेना चाहे, फाइनेंस करवाना चाहे तो उसको 8 साल लेके ही हम करेंगे। आगे इसका ग्रीन बायोमास जो अभी भी कर लिया है ये 8 से 10 साल ही हो गया है। आगे रेशो की बात करें, अगर हम एज ये मानो कि कंपोजिशन जो फीड है गॉट के लिए, एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन जो फीड है उसके लिए प्रॉफिटेबल फीड हम तैयार करना चाहें तो उसमें अगर रेशो लें मोरिंगा का, मेज़ का और कॉमन साल्ट का, तो वो रेशो रहेगा 80:19:1, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का 20, यानी कि साल्ट यहाँ पे 1 रेशो में रहेगा, मेज़ यहाँ पे 19 रेशो में रहेगा और 80 रेशो में रहेगा मोरिंगा। ये एक बेस्ट कंपोजिशन फीड तैयार हो सकता है गॉट के लिए, ठीक है। अदर इसमें प्रैक्टिस देखें कि सबसे पहले जब हार्वेस्ट कर लिया, अगर आपने फीड तैयार करना है तो सन ड्राइंग करेंगे, ओबियसली करेंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे ये वाले रेशो में, ओबियसली करेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ द फीड पैलेट्स, ये वाली फीड पैलेट्स हम तैयार करेंगे 80:20 में। पैलेट्स लाइक खल, जो खल होती है लाइक छोटे छोटे, ये मतलब एज आप स्टोर करने के लिए ऐसे एक छोटी टुकड़ियाँ बन जाती हैं, उसे सूखा के तैयार किया जाता है, तो उसका जो रेशो रहेगा यहाँ पे वही जो 80:20 रहेगा। फिर आप इसे स्टोर कर सकते हो प्लास्टिक या गनी बैग में। इसकी शेल्फ लाइफ इंपॉर्टेंट है कि मोरिंगा से जो पैलेट्स तैयार की जाएंगी उसकी शेल्फ लाइफ मोर देन 6 मंथ होगी, मोर देन 6 मंथ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे जो इसका है कि वो यही है कि ड्राई बायोमास प्रोडक्शन करने के लिए, ड्राई अगर बायोमास प्रोडक्शन कर रहे हैं मोरिंगा का तो उसमें 7 to 8 आवर लगते हैं डायरेक्ट सनलाइट अगर हमारे पास है, ठीक है। सूरज की सीधी किरणें आ रही हैं तो 7 से 8 आवर लगेंगे उसे डायरेक्ट बायोमास कन्वर्ट होने में। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द हो रहा है। और अगर एक गॉट का यहाँ पे देखें, एक गॉट का 1.5 से लेके 2 kg जो फेल्टेड हमारे पास फील्ड है,
फीड है वो सफिशेंट रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा अगर हमें डिज़ायर लाइव बॉडी वेट 30 kg करना है एक साल में। तो अगर हमें एक गॉट का एक साल में 30 kg वेट करना है तो उसके लिए पेल्टेड जो फीड है वो 1.5 से 2 kg सफिशेंट रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मोरिंगा जो पेल्ट यहाँ पे है एस्टिमेटेड अगर देखा जाए 9 से 10 रुपीज़ पर एनिमल पर डे ये कॉस्ट करेगा। ठीक है, देखिए कितनी कम कॉस्ट ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो बाकी का जो है वो 15 रुपये पड़ेगा पर एनिमल, बाकी का कोई भी ट्रेडिशनल फीडिंग देखोगे तो ये लगभग 9 से 10 रुपये पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो ये है कि जो इनकी गॉट की जो ब्रीड्स हैं जैसे सिरोही है, बारबरी है, वो बताया गया है कि एक यहाँ पे अगर एकड़ हेक्टेयर हमारे पास मोरिंगा का कल्टीवेशन है, 1 हेक्टेयर का है कि 1 हेक्टेयर का मोरिंगा का कल्टीवेशन है, उसमें 150 सिरोही ब्रीड और 200 बारबरी ब्रीड को ईजिली यहाँ पे रियर किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है। और अगर मोरिंगा का हम ये वाला फीड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 25% जो फीड की कॉस्ट में कमी आएगी दूसरों के कंपैरिजन में, और 20% मिल्क की यील्ड में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, तो जो इसका फीड कंजर्वेशन जो इसका रेशो है FCR, ठीक है, वो होता है 8.7:1, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप एनिमल या दूसरे एनिमल्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका आता है 8.76:1। ठीक है, और अगर हम मोरिंगा का अलावा दूसरा फीड दे रहे हैं अदर देन मोरिंगा बेस्ड फीड दे रहे हैं तो यही FCR आता है 11.1:1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे मार्जिन मनी वही इसका जो रहता है 5, 10, 15% है, स्मॉल मीडियम फार्मर के ऊपर है। ठीक है, कि अगर स्मॉल है तो उसे 5% है, 10 है तो उसे 10% है, सॉरी मीडियम है तो 10% मार्जिन मनी है, तो और अगर वही जो फार्मर है वो अदर फार्मर है, बड़ा फार्मर है तो 15% मार्जिन मनी रहेगा। बैंक लोन 90% तक करेगा। ठीक है, बाकी 10% मार्जिन मनी यहाँ पे एवरेज हो गया। इंटरेस्ट रेट वही 13% है। रीपेमेंट बिफोर 5 ईयर है। ठीक है, और बाकी का जो ये यहाँ पे यूनिट्स है, यहाँ पे ये हमने कर लिया है कि जो पेल्ट फीड है वो कितना उसको मतलब पर डे सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, वो 1.5 से 2 kg यहाँ पे है। नंबर ऑफ गॉट ये सिरोही कर लिया है 1 हेक्टेयर मोरिंगा में। ये 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है लाइफ स्पान ऑफ द मोरिंगा फॉर द बायोमास प्रोडक्शन ईयर, इकोनॉमिक लाइफ उसकी है 8, और लाइफ ऑफ द ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन जो सिस्टम है उसकी जो लाइफ है यहाँ पे मोरिंगा के साथ वो है 5 ईयर, तो वो है 5 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ये 2 चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।